हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। कुछ आपके बुकलेट के क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे ठीक है, वो डिस्कस कर लिए थे। आज अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, क्या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है, या मैं इसी को बोलूं, अथवा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए अपन ने पदार्थ की अवस्था के बारे में डिस्कस किया था। पदार्थ तीन अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव, गैस। उसमें अपन ने ये भी देखा था कि पदार्थ के अंदर ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, गैसों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो आकर्षण बल जहां पे ज्यादा है पदार्थ के, तो अगर आप बाहर से ताप बढ़ाओगे तो कण क्या लेंगे, ऊर्जा लेंगे। कण ऊर्जा लेते ही कंपन करेंगे, और आप ताप और ज्यादा बढ़ा रहे हो तो वो जो कण आकर्षण बल से बंधा हुआ था वो बंध या वो बल टूट जाएगा। कण अपने नियत स्थान से उसको छोड़कर बाहर चले जाएंगे, अर्थात अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ठीक है, तो बिल्कुल पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं यदि आप उनका तापमान क्या कर दो, चेंज कर दो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूं, तापमान का प्रभाव। सबसे पहले तो तापमान का प्रभाव क्या है, देखो इधर, अगर पदार्थ को आप तापमान दे रहे हो तो पदार्थ के कण क्या करते हैं, कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, यदि पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के कण कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि यह तापमान बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल टूटने लगता है, जिससे पदार्थ अपने नियत स्थान से गमन करने लगता है। अर्थात पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे पदार्थ के कणों में कंपन होगा तो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो इधर, जैसे मैंने ये ठोस लिया है, ठीक है, ठोस में कण बिल्कुल पास पास रहते हैं, ठीक है, ऐसे रहते हैं कण बिल्कुल सटे हुए, ठीक है भाई। इनके कणों की क्या होती है, फिक्स पोजीशन होती है। जैसे ही आप इसको ताप दे रहे हो, इसको क्या दे रहे हो आप, ऊष्मा दे रहे हो, ऊष्मा आप इसको प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये जो कण है, कण कंपन करना प्रारंभ करते हैं, कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे जैसे ये कंपन करेंगे तो इनके जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल था, यहां जो आकर्षण था, आकर्षण बल टूट जाता है। आकर्षण बल टूट जाएगा जब आप इसको तापमान ज्यादा दे दोगे, तो फिर आपको ये जो कण मैंने अभी फिक्स पोजीशन पे दिखाया है वो ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, और ऐसे जो दूर दूर हो जाएंगे तो ये तो ठोस अवस्था में था, अब ये किस में आ गया,
द्रव अवस्था में। आप फिर तापमान बढ़ाओगे तो ये कण और दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। तो ये अब किस में चला गया, ये गैस अवस्था में चला गया, ये किस में चला गया, गैस अवस्था में। तो आप देख सकते हो यहां मतलब ताप आपने बढ़ाया है, इसका मतलब बढ़ाया है, फिर यहाँ ताप बढ़ाया है। तो देखो पदार्थ के कण पहले ठोस अवस्था में थे, आपने तापमान बढ़ाया, कणों में कंपन हुआ, आकर्षण बल टूटे, किस में चला गया कण। अब कण अपने जगह को छोड़ेंगे, कण जगह छोड़े तो किस में चले गए, द्रव में। फिर द्रव का आपने तापमान बढ़ाया तो फिर कण क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत यहाँ आकर्षण हो रहा था वो भी छूटेगा, फिर कण दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले गए तो वो गैस अवस्था में चले गए। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों तापमान के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है, ये मैंने आपको सारा फ्लो चार्ट से समझा दिया है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं जस्ट आगे। अब बात करते हैं अपन कि ये कैसे, किस तरीके से अपन इसको आइडेंटिफाई करें। तो देखो इधर, सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। ठोस चेंज हो रहा है किसमें, द्रव में। किसमें हो रहा है, द्रव में। और द्रव चेंज हो रहा है किसमें, गैस में। तो मैं इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको, ठोस, द्रव, और इधर मैं ले लेता हूं गैस। तो द्रव से गैस में जा रहा है, और गैस से द्रव में, और ठोस से ये ऐसे। इससे समझ में आ गया। देखो यहां मैंने एक साइन लिखा है ऐसा, ये साइन होता है अवस्था परिवर्तन का। कैसा, अवस्था परिवर्तन, या साम्यावस्था बोलते हैं इसको, साम्यावस्था चिन्ह। एक साइन आपने देखा होगा ऐसा, ये होता है अभिक्रिया का, अभिक्रिया का चिन्ह, ये अभिक्रिया को बताता है। तो ऐसे साइन आप देखोगे 10वीं क्लास में जब पढ़ोगे आगे, और ऐसा साइन होता है साम्यावस्था का, ये अवस्था परिवर्तन को दिखाता है सिर्फ। यानी ये जो आएगा अवस्था परिवर्तन या साम्यावस्था में, ये आएगा जो अभिक्रिया का चिन्ह। ठीक है, मैं इनको रब कर रहा हूं, बस आपको इतना सा मीनिंग ध्यान रखना है। अब देखो, अब सबसे पहले अवस्था ठोस थी, ठोस से आपने तापमान दिया, किस में गया वो, द्रव अवस्था में। तो देखो ठोस से द्रव अवस्था में जाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में मेल्टिंग पॉइंट, एमपी से इसको डिनोट करते हैं। यानी ठोस से किस में गया, द्रव में। द्रव से किस में गया, देखो द्रव, देखो मैं इस चिन्ह के ऊपर लिख रहा हूं, मतलब ये चिन्ह इधर जाके ऐसे हो रहा है ना, मतलब ये ठोस से किधर जा रहा है, द्रव से। ये चिन्ह इधर की साइड आ रहा है, मतलब द्रव से ठोस, ऐसे पहचान जाना आप। अब देखो द्रव से किधर आया मैं, गैस, तो ये वाला चिन्ह है। तो द्रव से आप गैस में आ रहे हो तो इसका मतलब होता है क्वथनांक। क्वथनांक या बोलते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप ठोस से सीधे किस में आ गए, गैस में आ गए, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने समझाई। ठोस से द्रव में गए तो गलनांक, द्रव से गैस में आए तो क्वथनांक, और ठोस से गैस में गए तो ऊर्ध्वपातन। अब आप बोलोगे कि ये क्या होगा फिर द्रव से ठोस। तो देखिए द्रव से ठोस में इसको अलग पेन से लिख रहा हूं। द्रव से अगर ठोस की, इसकी बात कर रहा हूं मैं। द्रव से ठोस में अगर वो आ रहा है तो इसको बोलते हैं जमाव। इसको क्या बोलते हैं, जमाव। और अगर गैस से द्रव में जा रहा है इसको बोलते हैं संघनन। इसको क्या बोलते हैं, संघनन, यानी कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं। और द्रव से ठोस में आ रहा है तो इसको जमाव बोलते हैं। और अगर गैस से ठोस में जा रहा है तो इसको बोलते हैं अवसाधन या डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठीक है, तो याद रखना ये एक अवस्था परिवर्तन का है तापमान के साथ। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं गलनांक की, यानी मेल्टिंग पॉइंट। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहला है अपने गलनांक। सबसे पहला क्या है, गलनांक। तो देखिए गलनांक की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। थोड़ी बहुत इंग्लिश याद रख लिया करो, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे एमपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको, एमपी। तो देखो गलनांक किसे बोलते हैं, तो गलनांक की परिभाषा सिंपल सी है,
एक वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ की ठोस अवस्था जिस मिनिमम तापमान पे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, गलनांक। सिंपल सी परिभाषा है, मैं लिख देता हूं। सिंपल सी परिभाषा इसकी, एक वायुमंडलीय दाब पर, इसको बोलते हैं 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक, एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ की ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, परिभाषा को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक्चुअल में डेली लाइफ या दैनिक जीवन में किससे समझे। तो आपने बखूबी देखा होगा H2O सॉलिड, जिसको मैं बोल रहा हूं यहाँ पे बर्फ, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जिसको बोला जाता है जल का गलनांक, उसमें ये H2O से किस में जा रही है, ये लिक्विड में जा रही है, यानी ये जल के अंदर परिवर्तित हो रही है। तो इसको बोलते हैं अपन गलनांक। यानी आपने जो बर्फ ली है, जिस तापमान पे वो द्रव अवस्था में चली जाएगी पानी में, वही तापमान क्या होगा, उसका गलनांक। जैसे मैंने लिखा वाटर के लिए कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे मैं तापमान की यूनिट पढ़ाऊंगा आपको कि तापमान के अलग अलग पैमाने होते हैं, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ऐसे ये परिवर्तित हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है एक इंपॉर्टेंट, कि जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, यहाँ पे जब भी अवस्था परिवर्तित होगी ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, कोई सी भी, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान स्टूडेंट यहाँ पे तापमान में कोई चेंज नहीं होता है। ये 0 डिग्री तापमान बना रहेगा जब तक पूरी की पूरी बर्फ किसमें नहीं चली जाती, जल के अंदर। तो आप बाहर से उसको ताप दे रहे हो तो उसकी उष्मा जा कहां रही है, फिर तापमान भी नहीं बढ़ रहा। भाई अपन जनरली ऐसे समझते हैं कि तापमान बढ़ाने पे उष्मा बढ़ती है, क्योंकि तापमान उष्मा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, उष्मा ज्यादा तापमान ज्यादा, उष्मा कम तापमान कम। तो फिर यहाँ तापमान नियत क्यों रह रहा है, आप जो उष्मा दे रहे हो वो कहां जा रही है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो उष्मा आप बाहर से दे रहे हो, तापमान इसका नियत है, वो जो उष्मा दे रहे हो वो जा रही है उसके सॉलिड या ठोस के या द्रव के, जो भी आप अवस्था ले रहे हो, उसके आकर्षण बल तोड़ने में, उसके आकर्षण बल तोड़ने में हो जा रही। भाई आकर्षण बल से बंधे हुए है ना अणु, आपको मैंने बताया था ठोस द्रव गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, ठोसों में सबसे ज्यादा होता है, गैसों में सबसे कम होता है। इसलिए ठोस के अणुओं में आकर्षण ज्यादा है, आप उसको द्रव अवस्था में लाओगे तो अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है, तो जो ऊष्मा होती है वो आकर्षण बल दौड़ने में चली जाती है, जिसको बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। अगर गलन की बात कर रहे हो तो गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं नोट लगा के, इंपॉर्टेंट है ये। देखो, अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है, ठीक है। अर्थात अतिरिक्त दी गई ऊष्मा आकर्षण बल तुड़वाने के काम आती है, जिस कारण तापमान नहीं बढ़ पाता। वह यह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है।
गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो सिंपल सी भाषा में मैंने लिख दिया है कि अर्थात अतिरिक्त दी गई ऊष्मा आकर्षण बल तुड़वाने के काम आती है, जिस कारण तापमान नहीं बढ़ पाता है, वह ये ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो यहां अब मैं आगे आपको डिफाइन करता हूं कि गुप्त ऊष्मा क्या होगी। तो देखो हेडिंग डाल लो, गुप्त ऊष्मा, यानी इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा क्या होगी वो आप समझिए, बिल्कुल सिंपल है। देखो इधर सबसे पहले मैं H2O सॉलिड बर्फ और किसका उदाहरण दूं, H2O लिक्विड का, यानी इधर बर्फ है इधर क्या है, जल है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्या बोल रहे हो, उसका गलनांक बोल रहे हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बर्फ ली है, तो 100 ग्राम बर्फ धीरे 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 बर्फ तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, माना कि ये 40 ग्राम हो गई, तो 40 ग्राम बर्फ हो गई, तो 60 ग्राम किधर गई, 60 ग्राम क्या बन गया, 60 ग्राम जल बन गया। तो फिर ये धीरे 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 कम होता जाएगा, फिर ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा, जैसे ये 20 ग्राम पे आ गया तो ये 80 ग्राम हो जाएगा। तो जब तक ये 0 ग्राम नहीं हो जाता और ये 100 ग्राम नहीं हो जाता, तब तक तापमान क्या रहता है, नियत रहता है। यानी जब तक पूरी अवस्था एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक तापमान नियत रहता है। और यहाँ पे ताप क्या है, नियत है। तो आप बोलोगे कि फिर ये ऊष्मा जा कहां रही है, तो ये जो ऊष्मा है वो आपके यहाँ पे देखो बर्फ के अणुओं के मध्य ठोस अवस्था में थे, अणुओं में आकर्षण ज्यादा था, उन आकर्षणों को तुड़वाने के लिए वो काम में आ रही है। जैसे जैसे आकर्षण टूटते जाएंगे, जैसे ये 0 पे हो गया, ये 0 ग्राम पे आ गया, ये पूरा का पूरा 100 ग्राम हो गया। अब आप ऊष्मा दोगे तो तापमान, अब इसके बाद में आप अगर ऊष्मा देते हो तो तापमान आपका बढ़ जाएगा, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, अब 0 डिग्री नहीं रहेगा। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि आपने पूरे के पूरे आकर्षण बल तुड़वा दिए, ठोस अवस्था के सब द्रव में चले गए। तो इधर तो आकर्षण के लिए अब ऊर्जा देनी नहीं पड़ेगी, जो भी ऊर्जा दे रहे हो तापमान में काम में आ जाएगी। इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है। तो आप ये फ्लो चार्ट एक बार बना लो ऐसा कैसा, फिर मैं बात करता हूं इसकी परिभाषा की। बात करते हैं इसकी परिभाषा की, मैं इसको रब कर देता हूं, सिंपल परिभाषा है बिल्कुल। देखो देखो परिभाषा क्या होगी, देखो इसको किलोग्राम पे डिफाइन किया हुआ है, यानी मैं यहाँ पे उस गुप्त उष्मा बात करूंगा कौन सी वाली, ध्यान देना, गलन की गुप्त उष्मा। गलन की क्यों, क्योंकि यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, गलनांक पढ़ रहे हैं, गलन की गुप्त उष्मा गलनांक पढ़ रहे हैं ना, तो उसी की बात करेंगे। ऐसे क्वथनांक की भी होती है, ऐसे ऊर्ध्वपातन की भी होती है, सबकी होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गलन की गुप्त उष्मा। तो देखो गलन की गुप्त उष्मा की डेफिनेशन क्या होगी, इसको डिफाइन किया जाता है 1 केजी पे या पर ग्राम पे, अपन सिंपल बात करेंगे किलोग्राम पे, कि 1 केजी ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही क्या होगी, गुप्त ऊष्मा। कौन सी, गलन वाली। तो मैं लिख देता हूं 1 किलोग्राम ठोस को कंप्लीट पूर्णतः द्रव में, है ना, ठोस को पूर्णतः द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी 1 किलोग्राम ठोस को पूर्णतः द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो गलन की ऊष्मा कहलाएगी। अर्थात अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहेगा, क्योंकि सारी ऊष्मा आकर्षण बलों को तोड़ने में काम आती है, जिसे
गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करना है, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की ऊष्मा होगी, अर्थात अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्या रहता है, नियत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो आकर्षण बलों को तुड़वाने में काम आ जाती है। इसको गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था। H2O ये सॉलिड और H2O ये लिक्विड। H2O ये बर्फ है और ये इधर द्रव है। घनत्व से रिलेटेड बताया था, मैंने बताया था बर्फ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें अंतराकाशी जो अवकाश होता है या इसमें आंतरिक जो स्पेस होता है, इसका स्थान होता है, वो इसके अणुओं के मध्य ज्यादा होता है, इधर कम होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आंतरिक स्थान ज्यादा होता है, या मैं बोल सकता हूं इसकी पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर होती है, पिंजरे नुमा संरचना होती है इसकी। और यहां मैं लिख देता हूं आंतरिक स्थान कम होता है। अगर आंतरिक स्थान ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा, घनत्व ज्यादा। सॉरी घनत्व नहीं, आयतन की बात कर रहे हैं। इसका अगर स्थान ज्यादा घेर रहा है तो इसका आयतन क्या होगा, ज्यादा। और अगर ये स्थान कम घेर रहा है तो इसका आयतन क्या होगा, कम। और ये आयतन ज्यादा घेर रहा है, मतलब D बराबर क्या होता है, M/V, यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आप आयतन को ज्यादा कर रहे हो तो घनत्व क्या होगा, घट जाएगा, अर्थात घनत्व कम होगा। अगर आयतन कम है तो घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा। तो आई बात समझ में आपके, घनत्व कम और ज्यादा। अगर घनत्व कम है तो आप पानी के अंदर डालो, इसको तैरने लग जाएगी। आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो ये कैसे तैरने लग जाएगी, जैसे ये पानी है, पानी आपने इसके अंदर ले रखा है, अगर आप आइस क्यूब डालते हो तो वो ऐसे तैरती रहती है इसमें। ये बर्फ और ये पानी, ये क्यों तैर रही है, क्योंकि घनत्व कम होता है। और घनत्व कम होगा तो सीधी सी बात है तैरेगी उसमें, बस का घनत्व कम है तो तैरेगी उसमें। आयतन ज्यादा है उसका, वो उसमें आ ही नहीं रही है तो वो ऊपर तैर के उसको बैलेंस करेगी, इसलिए वो क्या करती है, पानी के अंदर तैरने लग जाती है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन ऐसे ही क्वथनांक की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में इसको B.P BP से दर्शाते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, सिंपल परिभाषा है, देखो इधर वही परिभाषा, एक वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। यानी किस में जाना आपको, द्रव से किस में जाना है, गैस में जाना। तो देखो ये द्रव अवस्था, इससे आपको किस में जाना है, इससे आपको जाना है गैसीय अवस्था में। तो आप अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाटर की, H2O की बात करें तो ये लिक्विड अवस्था में था, इसको ले जा रहे हो किसमें, H2O गैस में।
तो इसके लिए आपको वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाना होगा। ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 100 डिग्री तापमान पे अगर आप इसको ले जाते हो जल को, तो जल किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, H2O गैस में जाना, यानी इसकी वाष्प अवस्था में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही कहानी कि आप जब तक अवस्था पूरी की पूरी परिवर्तित नहीं कर देते हो तब तक तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसमें भी गलनांक की तरह अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है। और तापमान नियत रहेगा तो फिर यहाँ पे कौन सी ऊष्मा आएगी, यहाँ पे ऊष्मा आएगी कौन सी वाली, क्वथन की गुप्त ऊष्मा, या बोल सकते हो इसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी वाष्प में लेके जा रहे हो ना, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, 1 किलोग्राम जल को द्रव अवस्था से पूर्णतः ठोस अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ये हो गई किसकी, क्वथन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यही कहानी यहाँ पे है, जाकर रही आकर्षण बल टूटवाने में। जब तक पूरा H2O का आकर्षण बल नहीं टूट जाता, जब तक तापमान में वृद्धि नहीं होगी, जैसे ही पूरा जल खत्म हुआ H2O गैस में चला गया, फिर तापमान बढ़ने लग जाएगा। इसलिए जब तक वाष्प अवस्था में नहीं चला जाता, जब तक इसका जो तापमान है वो नियत रहता है। ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, गुप्त ऊष्मा में। तो इसको नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे। ऐसे ही आगे हैं, जैसे क्वथनांक अपन ने पढ़ा था, तो इसमें पढ़ी क्वथन की गुप्त ऊष्मा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऊर्ध्वपातन। थर्ड पॉइंट। ठीक है, पहला पढ़ा गलनांक, दूसरा पढ़ा क्वथनांक, तीसरा पढ़ा ऊर्ध्वपातन। तो सिंपल है, परिभाषा में लिखता हूं इसकी। एक वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता हो, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे गलनांक हो गया, वैसे क्वथनांक हो गया, वैसे ऊर्ध्वपातन वो क्या होता है, कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, ठोस से किस में जाएगा, सीधा जाएगा गैसीय अवस्था में। और जो भी इसका तापमान रहेगा, उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। अब अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहेगा, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है। अब तापमान नियत रहता है तो फिर कहां जाती है ऊष्मा, तो ऊष्मा कहां जाएगी, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं
ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। तो क्या हो जाएगी ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा? देखो इधर 1 किलोग्राम ठोस को पूर्णतः गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहलाती है। ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहलाती है। तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक, गलनांक, और तीनों में मैंने बोला अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है। तो तीनों में फिर ये जाता कहाँ है? तो गलनांक के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक के लिए वाष्पन की या क्वथन की गुप्त ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन के लिए ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। तीनों में वहां पे इसकी ऊर्जा जाती है, इसलिए तापमान नहीं बढ़ता। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको तापमान के अलग अलग पैमाने बताऊंगा, उनमें एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।